एनसीपी के दिग्गज नेता और पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एक बार फिर से अलग राह पकड़ ली है। उन्होंने अब एनडीए का दामन थाम लिया है। अजीत ने दावा किया कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन भी है। इसके बाद उन्हें भाजपा शिवसेना गठबंधन वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अजीत पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जब उन्होंने अपने चाचा से बगावत करके भाजपा के साथ सरकार बना ली थी, तब भी उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। अब एक बार फिर से अजीत की इस बगावत से महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया है। 82 साल के शरद पवार के बारे में भी जान लीजिए। अब शरद पवार की एक लंबी राजनीति रही है और शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। 82 साल के शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को पुणे के बारामती में हुआ था। उनके पिता एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में वरिष्ठ पद पर थे। ये कोऑपरेटिव की राजनीति इसलिए आप पवार परिवार में देखते हैं। अजीत पवार की शुरुआत भी इसी से हुई। मां स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाली इकलौती महिला थी। पूर्व क्रिकेटर सदाशिव शिंदे की बेटी प्रतिभा शरद पवार की पत्नी भी हैं। जब वो इस्तीफा दे रहे थे तो उनके साथ में बैठी हुई थी प्रतिभा जी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शादी से पहले शरद पवार ने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। 1967 से 90 तक शरद बारामती सीट पर काबिज रहे। इसके बाद से वो सीट उनके भतीजे अजीत पवार के पास रही। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले साल 2009 से बारामती की सांसद है। फिर धीरे धीरे जब सुप्रिया सुले से बड़े हैं अजीत पवार, अजीत दादा उनको सुप्रिया सुले कहती हैं, और अजीत पवार और सुप्रिया सुले का रिश्ता जो है बहन भाई के तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक रस्साकशी विरासत की लड़ाई में देखने को मिलती है। और सुप्रिया सुले को क्या आगे बढ़ाना चाह रहे थे शरद पवार? क्या अजीत पवार के कामकाज के तरीके से वो खुश नहीं थे? ये भी सवाल कई बार खड़े होते रहे हैं, लेकिन अजीत पवार को कभी खुलकर किनारे नहीं किया गया। हाँ, जब जिम्मेदारियों की बात आती थी या उनकी बात मानने की बात आती थी तो शरद पवार फिर अपने तेवर दिखा देते थे और एक तरफ कर दिया जाता था अजीत पवार को। हाल के घटनाक्रम को भी आप इसके उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। शरद पवार की एक बार फिर बात करें तो उन्होंने बेहद कम उम्र में ही राजनीति में अच्छी पकड़ बना ली थी। जब वो 27 साल के थे तब पहली बार विधायक चुन लिए गए थे। साल 1967 में वो पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद शरद पवार सियासत की बुलंदियों तक पहुंचे। सियासत में उनके शुरुआती संरक्षक तत्कालीन दिग्गज नेता यशवंतराव चव्हाण थे। आपातकाल के दौरान शरद पवार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बगावत कर दी थी। इंदिरा से बगावत करने के बाद पवार ने कांग्रेस छोड़ दी। साल 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। तो ये दल बदल या पार्टी को छोड़ना जो है ये शरद पवार ने भी किया है। तो राजनीति में सब कुछ होता है। कई लोग कह सकते हैं कि चाचा को धोखा दे दिया, या मैं बहुत सारे कमेंट भी पढ़ रहा हूं, लेकिन देखिए जब शरद पवार ने कांग्रेस को छोड़ा था तब भी यही सब कहा गया था। और राजनीति में ये उठापटक और ये सियासी समीकरण हमेशा चलते रहते हैं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। तो इस पहलू को भी समझना चाहिए और इस अंदाज में ही शरद पवार ने भी अपनी अलग सियासत का रास्ता चुना था। वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे 78 में, जब जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार उन्होंने बनाई थी। तो साल 1980 में इंदिरा सरकार की जब वापसी हुई तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। तब 1983 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन भी किया था। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार पहली बार बारामती से चुनाव जीते, लेकिन साल 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिली 54 सीटों पर जीत ने उन्हें वापस प्रदेश की राजनीति की ओर खींच लिया। उन्हें लगा कि प्रदेश की राजनीति पर फोकस करना चाहिए। शरद पवार ने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व किया। साल 1987 में वो वापस अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में आ गए। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। पवार उन दिनों राजीव गांधी के करीबी बन गए। पवार को साल 1988 में शंकर राव चव्हाण की जगह सीएम की कुर्सी दे दी गई। चव्हाण को साल 1988 में केंद्र में वित्त मंत्री बनाया गया था। 1990 के विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में 141 पर कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने 12 निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बनाने में बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद पवार तीसरी बार सीएम बनने में कामयाब हो गए थे। अब करें बात साल 1991 की, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। देश भर में अजीब स्थिति थी। प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा होने लगी। तब शरद पवार का नाम उन 3 लोगों में आने लगा जिन्हें कांग्रेस के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। पवार के अलावा इस दौड़ में नारायण दत्त तिवारी और पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल थे। नारायण दत्त तिवारी साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार की वजह से पीएम बनने से रह गए। ये मौका दूसरे सीनियर नेता पीवी नरसिम्हा राव को मिल गया, जबकि शरद पवार को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। लेकिन फिर शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए वापस भेजा गया।
ये बात साल 1998 की है। मध्यावधि लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार विपक्ष के नेता चुने गए, लेकिन साल 1999 में जब 12वीं लोकसभा भंग हुई तो शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए थे। ये एनसीपी जो अब आप देखते हैं, यही संगमा, तारिक अनवर और शरद पवार ने मिलकर बनाई थी। अब में से कई लोग इस राजनीतिक घटनाक्रम को जानते होंगे। पवार और कुछ अन्य नेता नहीं चाहते थे कि विदेशी मूल की सोनिया पार्टी का नेतृत्व करें। सोनिया का विरोध करने के चलते पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस से निष्कासन के बाद शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। लेकिन देखिए, यह विरोध भी अब कहां है? राहुल गांधी को खुलकर समर्थन कर रहे हैं और इसी से नाराजगी अजीत पवार ने और कई विधायकों ने जताई। इस बात का दावा किया जा रहा है। शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी जरूर बनाई, लेकिन साल 1999 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जनादेश न मिलने पर कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार भी बना ली। साल 2004 से साल 2014 तक पवार लगातार केंद्र में मंत्री रहे। साल 2014 का लोकसभा चुनाव शरद पवार ने यह कहकर नहीं लड़ा कि वो युवा नेतृत्व को पार्टी में आगे लाना चाहते हैं। ये सारी वो बातें, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। शरद पवार ने भी वैसे ही राजनीति की है जैसे अजीत पवार कर रहे हैं। बात यह अलग है कि यहाँ पर शरद पवार को अब अपने घर में चुनौती मिल गई और अजीत पवार को अपने घर में बगावत करनी पड़ी अपने चाचा के खिलाफ। हालांकि ये पार्टी जो है वो भी एक परिवार की तरह देखे तो वहाँ शरद पवार के इतने करीबी कई लोग माने जाते थे जिनसे बगावत के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। आपको बता दें कि शरद पवार को अब आप देखते हैं तो वो बीमारी से ग्रसित भी दिखाई देते हैं। दरअसल कैंसर से उन्होंने जंग जीती है। एक टीवी चैनल में पवार ने बताया था कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला था। इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए, वहाँ के डॉक्टर्स ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट्स के पास जाने को कहा। तब कृषि मंत्री रहते हुए पवार ने 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लिया था। ये बहुत दर्दनाक था उनके लिए। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि सुबह 9 से 2 बजे तक वो मंत्रालय में काम करते, फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते। दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना ही पड़ता। इसी दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा था कि ज़रूरी काम पूरे कर लें, आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। पवार ने डॉक्टर से कहा कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। पवार ने लोगों को नसीहत दी कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दें। यह शरद पवार की निजी जिंदगी है जिसको मैंने इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखा। लेकिन साथ ही साथ में एक बात और गौर करने वाली है कि उनकी राजनीतिक जीवन पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि अजीत पवार की जो राजनीति है वो अपने चाचा से बहुत प्रेरित है। और देखिए, निजी संबंधों में कोई खटास नहीं आती, राजनीति में ये उतार चढ़ाव, ये उठापटक चलती रहती है। अजीत पवार ने शरद पवार के अंदाज में ही राजनीति की, ये कहना गलत नहीं होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।